ये कयास लगाए जाते हैं कि जो राकेश टिकैत जी हैं उन्होंने भारतीय किसान यूनियन का सहारा लेकर राजनीति में घुसने की कोशिश करी है। चुनाव बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। हमने नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करा। फिर वर्तमान में फेवरेट जो है राजनेता कौन है? हमारा कोई राजनेता नहीं और फेवरेट। ऐसे ही अगर मुस्लिम पक्ष भी देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग होते हैं उनका ये रहता है कि कोई बड़ा चेहरा है जो हमारे समर्थन में उतरे। तो क्या विचार रहा है आपका इस पर? क्या लगता है कि अगर ये सरकार आती है तो एमएसपी पर किसानों की बात को आगे रखेगी, उनकी समस्याओं को हल करेगी? नहीं, हमें तो नहीं जानकारी। आंदोलन होगा तो किसानों का समाधान होगा। जब खेतों की मिट्टी से उठती है आवाज, तब सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है आवाज, तब कोई आम किसान नहीं बल्कि एक आंदोलन बनकर उभरता है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जो आज न किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2020 के 3 कृषि कानून में एक उभरता हुआ चेहरा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। सर, पहले सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, आप एक जीता जागता उदाहरण है किसानों के लिए, किस तरह से आप किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं, तो कैसे शुरू हुआ आपका सफर? आंदोलन का कोई सफर शुरू थोड़ा होता है। समस्या हुई और आंदोलन शुरू हो गए। हाँ, यहाँ तो ये पूरा जिला आंदोलनकारी है और समय समय पे समस्या होती रही तो आंदोलन होते रहे। और टिकैत साहब का बड़ा मूवमेंट रहा, इस क्षेत्र के लोगों का बड़ा साथ रहा और पिछले 40 साल से ये आंदोलन चल रहे हैं। कोई समस्या होती है तो लोगों की आवाज़ उठानी पड़ती है। तो बड़ी समस्या हुई तो दिल्ली के प्लेटफार्म पर आवाज़ उठी, उसमें पूरा देश का किसान जुड़ा और बड़ी कामयाबी उसमें मिली। सुनने में ये आता है कि आप अपने समय में कांस्टेबल आई थिंक रह चुके हैं, उस पर क्या कहना है आपका कि कांस्टेबल से फिर भारतीय किसान यूनियन में प्रवेश करना? वहाँ पे हम जाना चाहते थे मिलिट्री में, हमको करनी थी ट्रेनिंग, तो मिलिट्री में नहीं गए तो पुलिस में गए, तो पुलिस में ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग करके और फिर अपना इसमें आए। ये तो संगठन तो पुलिस में जाने से पहले से भी ये आंदोलन चल रहे हैं, तो हम इसमें सक्रिय रहे शुरू से ही। ये 96 से 96 से 86 से ये आंदोलन चला हुआ है और उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका रही। और क्या गांव की समस्या है, किसान की समस्या है, आदिवासी की समस्या है, उन सब को जाना, नौजवान की क्या समस्या है, एजुकेशन की क्या हाल है, तो इन सब को जाना। तो समस्या तो है गांव में, समस्या तो दुकानदार को भी है। हाँ, समस्या तो है, तो उसी से ही समस्याओं से ही आंदोलन बनते हैं। तो ऐसे ये बना आंदोलन। सर, जैसे आप आंदोलन की बात कर रहे हैं और समस्या की बात भी कर रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं समस्या तो एक जो आपकी आंदोलन से ही शुरू हुई थी। ज़्यादातर लोगों ने ध्यान उस पर जब ही दिया जब 3 कृषि कानून आए। एमएसपी को लेकर अक्सर बात चलती रहती है। एमएसपी पर अभी भी बात वही है कि गारंटी नहीं दी जा रही है। सर, इस पे क्या कहना है? एमएसपी पर क्या कहना है? एमएसपी गारंटी कानून देश के किसान को चाहिए, वो अभी नहीं मिला। सस्ते में फसलों की खरीद ना हो, वो एक बड़ा सवाल है। मंडियां धीरे धीरे बंद करी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ पूरा सिस्टम जा रहा है, तो इससे आने वाले टाइम पे किसान को नुकसान होगा। उसकी फसलों के दाम मिले, सस्ते में उसकी फसलों की खरीद ना हो, ये हम गारंटी चाहते हैं। सर, हम भी देखते ही आ रहे हैं, असल में जयंत चौधरी जी एक बड़ा चेहरा रहे हैं, राजनीति में भी बड़ा चेहरा है और माना जाता है कि किसानों को लेकर उनके अंदर एक वो समर्थन करते हैं, एक प्यार है उनके अंदर। उन्होंने अपनी पार्टी में भी गठबंधन किया हुआ है और लोग उनसे आस लगा रहे थे कि अगर ये पार्टी में चले गए तो क्या पता एमएसपी पर कुछ बात बने, या फिर अभी भी लगता है कि बात बन सकती है जैसे वो गठबंधन में भी? क्या पता, उनकी सबकी अपनी पॉलिटिकल अलग सिस्टम होता है।
और नॉन पॉलिटिकल संगठन अलग होते हैं। हाँ, तो अकेला ही आदमी क्या कर लगा, वही अपना जा रहा, अपना जाओ, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि आप एमएसपी को लेकर जैसे करंटली किसान अक्सर मांगते आए हैं, कौन सी सरकार दे सकती है? आंदोलन अगर ठीक होगा तो आंदोलन देगा, सरकार तो कोई नहीं देगी। आंदोलन जो दिल्ली का आंदोलन हो गया, उस तरह के मूवमेंट फिर होंगे, वैचारिक क्रांति, एग्रीकल्चर हड़ताल, ये इस तरह के नए शब्द आएंगे तो उससे मिलेगा, हल्के उससे नहीं मिलेगा। सर मेरा आपसे सवाल ये भी है कि अक्सर लोग कहते हैं, ये कयास लगाए जाते हैं कि जो राकेश टिकैत जी हैं उन्होंने भारतीय किसान यूनियन का सहारा लेकर राजनीति में घुसने की कोशिश करी है। 2007 देख लो, आपने आई थिंक चुनाव वगैरह में हम हार गए थे दोनों चुनाव। वजह क्या रही हारने? क्या पता क्या मुझे नहीं, हार गए, अब हार जीत का किसे पता रहे। सबकी एक वजह होती है कि आप उनको क्या पता, लोगों ने वोट नहीं दी, हम हार गए। सबका एक विचार होता है कि इस विचारधारा पे चल के हमने चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, तो बहुत लोग चुनाव हार गए, हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं। जिनको चुनाव लड़ना है वे लड़े। चुनाव बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। तो आपको ये सीख मिली कि चुनाव बड़ी बीमारी है? बीमारी से दूर रहना चाहिए। क्या आंदोलन वैसे खड़ा करना चाहिए। फिर हमने नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करा, फिर ठीक है, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करा। चुनाव किसी न किसी के सहारे पे आप जीत सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल खड़ा करना तो अपनी ताकत से अपना संगठन को उसको मजबूत करके और खड़ा करना पड़ेगा। सर मेरा खुद का सवाल है, आपकी अभी फिलहाल में वर्तमान में फेवरेट जो है राजनेता कौन है? हमारा कोई राजनेता नहीं फेवरेट। किसी एक को तो आप देखते होंगे। हम किसी को नहीं मानते। जो सरकार में रहता है वही फेवरेट रहता है। किसानों का उसका काम करे, जो काम करेगा वही फेवरेट। और काम करता है पॉलिटिशियन आंदोलन से, किसी के रिमूव करेंगे। आप उसको डरा दोगे तो भी आपका काम करेगा, आप उसको जिताने की पोजीशन में रखोगे तो भी आपका काम करेगा। अभी हाल फिलहाल में अभी वक्फ बोर्ड का बड़ा मुद्दा रहा है और आप बड़ा चेहरा भी हैं, तो जिस तरह से आपने टाउन हॉल रोड पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे दुकानों को लेकर, आपने जाकर उनका समर्थन किया। और ऐसे ही अगर मुस्लिम पक्ष भी देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग होते हैं उनका ये रहता है कि कोई बड़ा चेहरा है जो हमारे समर्थन में उतरे। तो क्या विचार रहा है आपका इस पर? हमने हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल, दो सवाल है, इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इस पर हम कोई जवाब नहीं देते, ना इस पर मूवमेंट करते, ना इसके पक्ष में ना इसके विरोध में है। हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया दोनों चीज, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है। किसी आदमी को, किसी पार्टी को इससे फायदा होता है तो ये उसका इशू हो सकता है, हमारा नहीं है। हमारा कोई इशू नहीं है। हमने दोनों को ब्लैक लिस्टेड में डाल दिए, और जो चीज ब्लैक लिस्टेड में हो जा वो कब निकलेगी, लिस्टेड होकर बाहर आएगी तो कोर्ट में फाइल पड़ी 20-20 साल में आती है। कभी आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं है हमारा इशू। तो आपका ना समर्थन है ना विरोध है? नहीं है ना, हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हम इस पर कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हम इस पे हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड बिल, ये दोनों ब्लैक लिस्टेड कर हमने उसमें डाल दिए उसको। सर थिंक कृषि कानून जब चल रहा था तो उस वक्त आपके सामने कुछ आपका एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें आप रो रहे थे, तो वो कौन सी घटना थी कि जिस वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए थे? आज जब अत्याचार हो, सामने वाला वो करता हो धोखाधड़ी, तो आजा ये सामने वाला चेहरा कुछ है और कर्म उसके कुछ है, उसका चेहरा कुछ दिखे और कर्म उसके दूसरे हैं। घटना क्या हुई थी सर उस वक्त? आप बता क्या घटना हुई है? आप बोलना नहीं चाहोगे? बोलना नहीं चाहोगे? नहीं बोलना क्या हो, तो सबको पता है घटना क्या थी। भाई वे जबरदस्ती हटा रहे थे, हम वहां से नहीं हटना चाहते थे। तरह से वहाँ पे जब कानून चल रहा था, बड़ा लंबा आंदोलन चला। हाँ, तो बड़ा ही अत्याचार भी हुआ है किसानों पे। किसान जब वहाँ से उठे थे तो शायद यही कहकर उठे थे कि हमको एमएसपी चाहिए। हम लगभग 3-4 मांगे किसानों की थी, तो क्या उन पर काम हो रहा है या होगा? हमारी कोई बातचीत सरकार से नहीं हुई, उसके बाद में कोई हमारी बात सरकार से नहीं हुई।
कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो अक्सर वो कहते रहते हैं कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम लेकर आएंगे एमएसपी। पहले तो उन्हीं की सरकार थी, वे इसीलिए तो गए थे कि उन्होंने काम नहीं करा तो वे सत्ता से हट गए, इसलिए तो हटे थे वे। काम ना उन्होंने करा ना काम ये कर रहे। ये तो जो आंदोलन होते रहते हैं, कुछ काम हो जा, सरकारें सब ऐसी ही है। मेरा सिंपल सा ही सवाल है कि क्या लगता है, अभी भी मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या लगता है कि अगर ये सरकार आती है तो एमएसपी पर किसानों की बात को आगे रखेगी, उनकी समस्याओं को हल करेगी? यहाँ पर तो भी जानकारी, आंदोलन होगा तो किसानों का समाधान होगा। सर कभी कभी ऐसा होता है जो मौसम है बदल जाता है, हमारी फसलें वगैरह खराब हो जाती हैं और फिर जो फसलें होती हैं वो बाजार में जो खराब हो जाती हैं अक्सर कम दामों पे बिकती है, तो क्या ऐसे में सरकार हेल्प करती है? नहीं हेल्प कर रही। जो फसल बीमा योजना है उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। सरकारें चाहती हैं कि किसान तंग होकर अपनी जमीन बेचें। उद्योगपति जिनको खेती से कोई संबंध नहीं है, वो पैसे से जमीनें खरीदने का काम कर रहा है। तो हमारा किसानों से है कि जमीन ना बेचें, अपने रोजगार तलाश करें, अपना काम धंधा करे कोई भी, लेकिन जमीन ना बेचे। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, इससे हमको फसलें भी उसी सिस्टम से कुछ चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, वे कुछ उस तरह की फसलें निकाल लें जो भारत के मौसम के अनुकूल हों। तो उस पर भी हमको फसल चक्र पर भी ध्यान देना चाहिए। सर सरकार तो हमेशा से ही अपनी जो योजनाएं हैं निकालती रहती है, तो आपको नहीं लगता कि कोई एक योजना ऐसी जिससे कि किसानों को फायदा हुआ हो, कोई एक ऐसी योजना? फसल के दाम मिल जाए तो फायदा हो जाएगा। कीमतें, किसान को तो कीमत दे दो तो उससे फायदा होगा। जब तक कीमत नहीं मिलेगी तो क्या फायदा होगा। आप ये चाहते हैं, मतलब अलग किसान जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारी फसल है हमारी कीमत हो, सीधी बात ये है? नहीं, वो क्या चाहता है कि भाई हमारी कीमत हो, उसका लाभकारी मूल्य तो हो। स्वामीनाथन वाली कमेटी है, C2+50 वाला जो फार्मूला है उसको लागू कर दो। उसको लागू कर दो। अपनी कीमत तो कौन मांगेगा भाई? सोने का रेट 1 लाख रुपया हो गया। 1967 में सोना 200 रुपया तोला था। गेहूं 76 रुपये क्विंटल थे। 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता था। तो उस हिसाब से तो आज 35 और 40 के आसपास गेहूं का रेट चाहिए। 40,000 रुपये क्विंटल ना आ सकता, ना जेन्युइन है। अगर सोने से इक्वल करें तो 40,000 रुपये क्विंटल बैठता है, दे दो। लेकिन जो टीचर होता है उसकी सैलरी और सोने की सैलरी बराबर बराबर चलती है। जो टीचर हैं या दूसरे और नौकरी पेशे वाले हैं तो उसका इक्वल सा चलता है, लेकिन किसान के रेट कम करे गए हैं। तो इसको सपोर्ट सरकार को करना चाहिए। अभी ना एक ये भी निकल के आया है कि जो 10 क्विंटल से अधिक सामान अपना बेचना चाहते हैं तो उनके लिए वेरिफिकेशन रद्द कर दिया गया है, उनको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये तो कोई यहाँ के कई मामले होंगे, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं कि सरकार की क्या पॉलिसी हो रही। यहाँ हमारे यहाँ पे ज्यादा गेहूँ है भी नहीं है, गन्ने की बेल्ट है पूरी, ये जो क्षेत्र है गन्ने का है। और जहाँ पे गेहूँ की है, गेहूं में आपके ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। रेट तो थोड़े से कम हुए, लेकिन गेहूं सबका बिक रहा है। गेहूं की पैदावार कम है तो बिक रहा है सब। सर मेरा आपसे एक सवाल ये भी है, ये सवाल निजी है या फिर मेरा सवाल है। अक्सर देखा जाता है कि जो घर में होते हैं मुखिया और उनके जाने के बाद जो जिम्मेदारी होती है बड़े बेटे संभालते हैं। आपके यहाँ पर आप छोटे हैं, आप सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। सुनने में ये भी आया है कि जितने भी फैसले होते हैं, घर के काम काज होते हैं, उन सभी में आपका नाम और आपका हाथ होता है। तो क्या जो आपके बड़े भाई है, कभी आपसी में कोई अनबन हुई है इस चीज को लेकर? अनबन हुई नहीं। और यहाँ ना कोई फैसले कोई करता, वो तो यहाँ तो काम से ही फुर्सत नहीं होती। हाँ, हमारी कोई अनबन नहीं होती। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, खासकर आंदोलन को लेकर जब उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता तब? अपने संगठन को ठीक रखे,
नशे पत्ती से दूर रहे, बच्चों को पढ़ाने का काम करें, फिजूल खर्ची ना करें, यही उनको संदेश है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। ऐसे ही आपके साथ वार्तालाप करते रहेंगे और आप देखते रहिए शाह अलर्ट। मैं कैमरामैन समीर के साथ सना राजपूत।